संस्कृत प्रेमियों सादर नमन। शुरू करते हैं प्रथम सर्ग का पहला श्लोक। आज के वीडियो में 2 श्लोक कवर करेंगे और साथ में हम विविधा के अंतर्गत अलग अलग ग्रंथों से 20 प्रश्नों को वन लाइनर के रूप में जरूर चर्चा करेंगे, बोलेंगे। ध्यान दीजिए, हमारे पास सिस्टम नहीं है कि हम लिख कर दे सकें, इसलिए यह 20 प्रश्न आपको लिख लेना चाहिए। कुल 1500-1600 प्रश्न मेरे हिसाब से बनेंगे और जहाँ तक मुझे लगता है, यदि बढ़िया से किसी ने ग्रेजुएशन की पढ़ाई की हो तो ये 1500-1600 प्रश्न ही सिलेक्शन में अहम भूमिका अदा करेंगे। तो वैसे किरात से बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं बनते, लेकिन किरात के प्रश्न ही परीक्षार्थियों को सफलता से वंचित कर देते हैं, ये मैं जानता हूँ। तो मल्लिनाथ सूर्य ने 12वीं के वचन को नारियल के समान कहा है। तो देखते हैं कि भैया ये नारियल कितना कठोर है और कितना स्वादिष्ट है। शुरुआत करते हैं। तो शुरू करेंगे, देखिएगा। श्रिय कुरूणाम अधिपस्य पालिनीम प्रजा सुवृत्तिम यम अयुंत वेदितुम सवर्णलिंगी विदितः समाययो युधिष्ठिरन्द्वैत वने वनेचरः। ध्यान दीजिएगा, यहाँ श्लोक में क्या ध्यान देने योग्य है, हम हर जगह चर्चा करेंगे। परीक्षा में कुछ ऐसे प्रश्न बन सकते हैं कि वो आपके पद से ही ये पूछ लेगा सही क्या है, शुद्ध क्या है, ठीक है, और उसमें रख देगा वर्णलिंगी, वर्णलिंगी, वर्णालिंगी आदि। आप देख लीजिए, वर्णलिंगी लिखा हुआ है, ड़ पर ह्रस्व इकार है, यही कलाकारी है। ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में मुख्य भूमिका अदा करते हैं। रही बात, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, तो समझ लीजिए, पुराने जितने भी पेपर्स हुए हैं 70% प्रश्न वहां से ले लिए जाते हैं। 20% प्रश्न जो होते हैं वो किताब पलट के रखे जाते हैं। जहाँ तक मेरा अनुभव, मैं वहाँ था नहीं, लेकिन हमने जो परीक्षाएं दी हैं, जो मैंने सीखा है, वो ये स्थिति है। 20% प्रश्न यानी 20 प्रश्न आप समझ लीजिए, 20% किताब उठा करके रखे जाते हैं और 10% प्रश्न ही कंपटीशन में इधर उधर करने का रोल अदा करते हैं, जो गहराई में जाकर के निकाले जाते हैं। अब वो जो 20% रखे जाते हैं वो किताब देख करके भी हो सकते हैं और एग्जामिनर को याद भी रहता है। ऐसा नहीं है कि वो ऐसे नहीं एग्जामिनर बन गया है, उनको याद भी रहता है। तो आपको क्या करना है, आप जितने भी प्रश्न अब तक आए हैं सबका जहां भी संकलन मिल जाए, कोई भी प्रकाशक है, तमाम है, इलाहाबाद से तो देखें तो तमाम ही है, आप जिनमें सबसे सटीक जानकारी पाते हो आप किसी का भी पढ़िए। अगर आप अब तक हुई सभी परीक्षाओं का प्रश्न पत्र देख लिए हैं तो समझ लीजिएगा 60% कवरेज आपके हाथ में आ गई है। अब तक जितना हुआ है टोटल समझ लीजिए, तो उतना आपको जानकारी हो जाती है और शेष आपको किताब पढ़ना चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ, मूल ग्रंथ पढ़िए। प्रश्न मूल ग्रंथ से ही 10% वाले बनते हैं जो कंपटीशन को फाइनल करवाते हैं। तो चलिए, मैंने एक उदाहरण दिया कि वर्णलिंगी को आधार मानकर कैसे प्रश्न बन सकता है। चलिए, तो अब इसका अन्वय जो लिखा हुआ, अन्वय क्या होता है भाई? अन्वय शब्द आप देख रहे हैं, परीक्षा में यही पूछ ले कि अन्वय पद में कौन सी संधि है, तो यण संधि जी को यणचि। ध्यान दीजिएगा, तो
कि जो अन्वय है यह एक प्रकार से कर्ता कर्म क्रिया इत्यादि का जो नियम है हमारे संस्कृत में, उस हिसाब से गद्य बनाने का एक तरीका है, ठीक है ना। पद्य को गद्य में ढालने का तरीका अन्वय है। एक बात और बंधुओं जरूर कहेंगे, हमारा ये जो अपना छोटा सा चैनल है, चैनल क्या है, मेरा शौक है। इसमें आप टीचर हो जाएंगे, यदि पढ़ाने में समस्या आती है तो आप कई वीडियो पढ़े हुए आप देख लीजिएगा, वहाँ भी हम आपके साथ रहेंगे। बाकी लोग तो आपका जैसे तैसे सिलेक्शन दिला करके अलग हो जाएंगे, लेकिन हम वहाँ भी आपको मिलेंगे कि आप कौन सा, क्योंकि मैं शिक्षक हूँ और पढ़ाता हूँ, बच्चे बार बार मांग करते हैं तो उसका वीडियो भी मैं डाल देता हूँ, वो भी पड़ा हुआ है। फिलहाल अभी आप केवल कंपटीशन वाला देखिएगा, उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं कैसे पढ़ाया जाता है और उसमें क्या समस्याएं हैं। समय आप सोचेंगे बर्बाद कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। आगे बढ़ते हैं। अन्वय के अनुसार क्या अर्थ निकल रहा है। सबसे पहले तो यह मान लीजिए ये मंगलाचरण है। क्या है, मंगलाचरण है और श्री शब्द से शुरुआत है। वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण का प्रयोग किया गया है और बाकी ये सब जानकारी मिलेगी जब अभी हम इसकी टिप्पणी समझेंगे। तो चलिए अन्वय देखते हैं। कुरुणाम अधिपस्य श्रियः पालनीम कुरुवंश के राजा की प्रजा पालन की, यहाँ श्रिय का तात्पर्य प्रजा है, यहाँ लक्ष्मी नहीं है। पूछ सकता है कि श्रिय पद का क्या तात्पर्य है। तो कुरुणाम अधिपस्य श्रियः पालनी, कुरुवंश के राजा के प्रजा पालन की प्रजा सुवृत्तिम, प्रजा में क्या प्रभाव है, प्रजा उसके बारे में क्या सोच रही है। क्योंकि वनेचर को भेजा गया था पता लगाओ कि प्रजा क्या सोचती है दुर्योधन के बारे में, क्योंकि यदि हम उससे लड़ बैठे और प्रजा उसका साथ देती है तो शायद हमारी हार हो जाए। इसलिए प्रजा की मन स्थिति जानने के लिए वनेचर गया हुआ है, तो वही पता लगाया जा रहा है। वो पता लगा के लौट आया है। देखिएगा, कुरुणाम अधिपस्य श्रियः पालनीम, कुरु प्रदेश के राजा के प्रजा पालन की प्रजा सुवृत्तिम, प्रजा में जो स्थिति है, प्रजा में जो सोच है, वेदितुम जानने के लिए, यम अयुंतः, जिसको युधिष्ठिर ने नियुक्त किया था, वर्णलिंगी ब्राह्मण वेशधारी अर्थात गुप्तचर, वनीचरा वह वनीचर, विदितः सन, विदितः सन जानकारी प्राप्त करके। ध्यान दीजिए, विदिता भी पूछ सकता है कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो प्रत्यय लगा है। जब आप प्रत्यय इत्यादि पढ़ेंगे तो जानकारी मिलेगी। तो जानकारी प्राप्त करता हुआ अर्थात जानकारी प्राप्त करके, द्वैत वने, द्वैत वन में, उस वन का नाम है द्वैत वन। परीक्षा में पूछा जाता है किस वन में युधिष्ठिर निवास करते समय वनेचर को भेजे थे, तो ध्यान दीजिएगा द्वैत वन में। और वन पर्व से कथा भी ली गई है महाभारत से। तो द्वैत वने, द्वैत वन में युधिष्ठिरम, युधिष्ठिर के पास सम आयु, केवल आया नहीं है, व्यवस्थित रूप से आया हुआ है। समायु का मतलब है पूरी जानकारी प्राप्त करके आया है। शायद बात समझ में आई होगी। एक बार फिर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि हमारी आदत क्लास में पढ़ाने की है। हम कोचिंग वाले नहीं हैं, हम क्लास लेने वाले व्यक्ति हैं। इसलिए जैसे क्लास में चर्चा करते हैं, क्षमा कीजिएगा, आप हमारे विद्यार्थी नहीं हैं। नहीं तो सोचें कि हमें पढ़ा रहे हैं छोटा बच्चा बना के, नहीं, हमारी आदत में है तो उसे बरकरार रहने दीजिए ना। तो कुरुवंश के यानी कि कौरवों के, कुरुवंश के राजा के प्रजा पालन की स्थिति को, प्रजा में क्या है अर्थात प्रजा क्या सोच रही है, ये जानने के लिए जिसको नियुक्त किया गया था,
वह वर्णलिंगी यानी ब्राह्मण वेशधारी गुप्तचर वनीचर जानकारी प्राप्त करके द्वैत वन में युधिष्ठिर के सामने आ गया, अर्थात युधिष्ठिर के पास उपस्थित हुआ। ध्यान दीजिएगा, वर्णलिंगी पूछा जा सकता है और युधिष्ठिर में समास पूछा जा सकता है। सारी चर्चा आगे मिलेगी। मैं ना तो हिंदी व्याख्या और बीच में देखूंगा, ना हम संस्कृत व्याख्या पर चर्चा करेंगे। यदि आप कहेंगे कमेंट में तो संस्कृत व्याख्या की चर्चा होगी। मेरा उद्देश्य आपको व्याकरणात्मक टिप्पणी से परिचित कराना है, जो 10% फाइनल वाली चीज की बात करता है। समास देखिए अति महत्वपूर्ण है। वर्णो अस्यास्तीति वर्णी, विशेष चिन्ह है जिसका वह, यहाँ वर्ण का मतलब रंग नहीं है, चिन्ह है, लक्षण है, पहचान है। वर्णो अस्यास्तीति वर्णी, जिसके पास विशेष लक्षण है वह ब्रह्मचारी लक्षण वाले यानी ब्रह्मचारी वेश वाला। वर्णिना लिंगम इति, उस रंग के चिन्ह वाला वर्णलिंगी, वर्णलिंगी यानी कि वह वनीचर। षष्ठी तत्पुरुष समास, परीक्षा में पूछ लेगा कि भैया जी ये समास कौन सा है, तो समास आपको षष्ठी तत्पुरुष समझना है। तो वर्णो स्यास्तीति वर्णी वर्णिनः लिंगमिति, वही उसका अर्थात ब्रह्मचारी वेश ही चिन्ह है जिसका वो हो। यहाँ जिसका कहने तात्पर्य न लीजिएगा, मूल शब्द क्या है, तत्पुरुष में है, वर्णलिंगी शब्द की बात किया जा रहा है। वर्णलिंगम अस्यास्तीति वर्णलिंगी वनीचरतीति वनीचरः, वनीचरतीति वनीचरः। ध्यान दीजिएगा, जो वन में विचरण करता हो वनीचर है। तो अलुक तत्पुरुष, क्यों? वनीचर, वनी पद में सप्तमी और चर मतलब चलने वाला, विचरण करने वाला, चरिष्ठा सूत्र का प्रयोग किया गया है। आप कहेंगे ये सब कहाँ है, तो देखिए सब कुछ तो यहाँ है नहीं, बहुत सी ऐसी चीजें बोलेंगे जो यहाँ नहीं होंगे, और जो 20 विविधा हम निकालेंगे वो कहीं अलग से निकालेंगे, वो हमारी डायरी से निकलेगा जो हमने तैयारी की है। युधिष्ठिरः इति युधिष्ठिरः, यहाँ भी अलुक तत्पुरुष का समास का प्रयोग किया गया है। पिछली बार चयन बोर्ड ने मनमाना काम किया था, वैसे कहीं कहीं मनमाना काम जरूर करता है चयन बोर्ड, जो आयोग है ना मनमाना काम करता है। अलुक तत्पुरुष, पिछली बार पूछ लिया था कि इसमें कौन सा समास है, विकल्प दे दिया अलुक तत्पुरुष और तत्पुरुष। वास्तव में अलुक भी तत्पुरुष का ही एक भेद है। अब ये वो उसकी शरारत है कि वो अलुक को सही मान ले कि तत्पुरुष को मान ले, क्योंकि तानाशाही पहले भी रही है और इधर तो कुछ ज्यादा ही होती है। वैसे आज तक जितने भी अब तक के आयोग बने, भले टाइम लग रहा है भाई, जिनकी आयु ज्यादा हो रही है, मैं उनसे क्या कहूँ, उनके बारे में कुछ भाग्य का भी रोल है। लेकिन आयोग जो है अभी जो चल रहा है ना, मुझे लगता है कि ठीक चल रहा है। अभी ये लोग चलने नहीं दे रहे हैं। आप कहेंगे कि कौन नहीं चलने दे रहा है, बस इन्हीं के अधिकारी। ये परीक्षा ना टलती विद्यार्थियों, अगर ट्रांसफर वाली प्रक्रिया न शुरू होती माध्यमिक विद्यालयों में, जो कि भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा आधार है, तो ये समस्या ना होती। अब आप कहेंगे कि ये सब क्या कह रहे हैं, ऑनलाइन सबको भ्रष्टाचार में लिप्त बता रहे हैं। भैया हम किसी का सर्टिफिकेट नहीं बना रहे हैं, लेकिन जब आप आएंगे ना माध्यमिक विद्यालयों में, आपको खुद ज्ञान हो जाएगा कि हर शाख पे उल्लू बैठे हैं, अनजान गुलिस्ता क्या होगा। फिलहाल आपके प्रेम और सहयोग की आवश्यकता है, थोड़ा उत्साहवर्धन कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना आपका एक प्रकार से सहयोग बनता है, और कमेंट करके जरूर बताइए कि मैं जो कोशिश कर रहा हूँ उचित है या अनुचित है। चलिए, द्वैतम च तद्वनम, जिसमें द्वैत यानी सुख और दुख की भावना से मुक्त होकर के निवास किया जाए, ठीक है ना। तो द्वैतम च तद्वनम, तो जहाँ सुखम च दुखम च, ये सुख दुख ये दो हुए, ये द्वैत हुए, और जिनसे जो मुक्त होकर जहाँ रहते हैं वो क्या है, द्वैत वनम। तद्वनम द्वैतम च तद्वनम, द्वैत नामक वह वन है द्वैत वन। इति द्वैत वनम तस्मिन, यह कर्मधारय समास का प्रयोग किया गया है। याद रखिएगा, यही टिप्पणियां तो कलाकारी करेंगे, यही 10% वाले में बवाल करते हैं, यही सिलेक्शन कराते हैं, बाहर कर देते हैं। ध्यान दीजिए, कुरु शब्द में अण प्रत्यय लगा हुआ है, और
सूत्र है तस् निवासा, ये सब नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये पूछ सकता है कि कुरु शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो अड़ प्रत्यय लगाया गया है और फिर लुप्त कर दिया गया है। बाकी प्रत्ययों के कुछ न कुछ अंश दिखते हैं तो अभ्यर्थी परख लेता है कि भैया चलो या दिख रहा है तो यत प्रत्यय है, ई ये दिख रहा है तो अनियर या छ प्रत्यय है। लेकिन यहाँ तो जनपदे लुप से अण लगा भी था, ठीक है, तस् निवासा इस अर्थ में इस सूत्र से अण प्रत्यय लगा, ध्यान दीजिएगा, और फिर उसका लुप्त भी हो गया, सर्वहार लुप्त हो गया, लगा और गायब हो गया। तो ये समस्या बनेगी, पूछ ले कुरु पद में कौन सा प्रत्यय है, अण प्रत्यय। एक बात और बताएं, चयन बोर्ड के प्रश्न सरल होते हैं, लेकिन जीआईसी के जो प्रश्न होते हैं ना एलटी वाले, बड़े दमदार होते हैं। इसलिए कहीं आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अगर कहीं जीआईसी या जीडीसी लिखा हुआ है उसे जरूर तैयार कर लीजिएगा, वही मेन होता है। ये लोग तो छिछला प्रश्न पूछते हैं। आप कहेंगे क्या कह रहे हैं गुरुजी, भैया मैं गुरुजी नहीं हूँ, आगे बढ़िएगा। आपका तो नहीं ना, आपके बीच में आप जैसा मैं भी एक प्रतियोगी हूँ। परीक्षा देने बैठ जाऊं तो आश्चर्य मत कीजिएगा, लेकिन हम आपका नुकसान नहीं करेंगे, उससे चयन हमारा हो चुका है। आप कहेंगे कैसे जाने, तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं जवाब दूंगा। ध्यान दीजिए, पालिनीम पद जो है, पाल्यते अनेनिति पालिनी ताम पालिनी, ध्यान दीजिए इसमें क्या है, लुट प्रत्यय लगाया गया है, नीप प्रत्यय भी लगा हुआ है। अब ये पूछ सकता है कि पालिनी शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर नीप प्रत्यय लगा है, टिड्ढाणे द्वेष दधने मात्र इत्यादि करके एक सूत्र आगे मिलेगा, तो उसी से लगा है। अभी देखते हैं क्या है, सही है कि नहीं है, वहाँ मिलेगा आपको। अभी संस्कृत वाले अंश में चलते हैं। आप ये मान के चलिए कि यहाँ पे नीप प्रत्यय है, पालिनी शब्द में पूछ सकता है वो, और द्वितीय का पद बना दिया पालिनीम। वेदितुम में पूछ सकता है, तुमन प्रत्यय सब लोग जानते होंगे। आप कहेंगे गुरुजी बहुत सारा है, लेकिन ध्यान दीजिए परीक्षा में ये पूछ ले कि वेदितुम जो शब्द बना हुआ है इसका बहुवचन क्या होगा, चक्री आ जाएंगे ना, हो जाएगा ना कुछ ऐसा। तो भैया जी ये अव्यय पद है, अव्यय पद हमेशा ऐसे ही रहता है और एक ही लिंग में रहेगा, एक ही वचन में रहेगा। परीक्षा में प्रश्न बन सकता है कि अव्यय पद किस लिंग में होते हैं, तो ध्यान दीजिए नपुंसक लिंग या क्लीब लिंग में होते हैं। आगे बढ़िए, वनिचर, वनिचर शब्द में चर के बाद ट लगा हुआ है, पूछता है कौन सा प्रत्यय लगा है, तो ट प्रत्यय है। विदिता में तो, और ये पूछ सकता है कि विदिता पद में तो प्रत्यय किस अर्थ में हुआ है। कर्मणि कर्तरि भावे एतेषु न किमपि, कर्म में, कर्म के अर्थ में, कर्ता के अर्थ में, भाव अर्थ में, किस अर्थ में लगा है। ध्यान दीजिए भावे, भाव अर्थ में लगा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, और विदितवान यहाँ पर जो दिया हुआ है, यहाँ तवोतु प्रत्यय लगा है जिसका उल्लेख यहाँ पर खाली तो करके इन्होंने छोड़ दिया है। तो हाँ, विदितवान, विदिता, ये जो तीसरा दिया है यहाँ पर तवोतु प्रत्यय लगा हुआ है और विदिता में तो प्रत्यय लगा हुआ है। तवोत इन्होंने नहीं दिखाया। आप कहेंगे इनसे बड़े विद्वान होंगे, भैया विद्वान कोई छोटा बड़ा नहीं होता, आप पढ़ोगे समझ जाओगे। जहाँ ध्यान चला जाए वो जानकारी देने में कई चीज छूट जाती है, भूल जाते हैं लोग। समाययो, ठीक है, इसमें धातु कौन सी है पूछ लेगा, तो आययो है, क्या है, या धातु है। या मतलब आने के अर्थ में, ये गम धातु के पर्याय के रूप में आती है, आ उपसर्ग लगा देते हैं तो या धातु लगी हुई, ये या धातु याद रखिएगा। आप कहेंगे वाह गुरुजी बहुत घुमा घुमा के बता रहे हैं। देखिए अब एक हमारा ये पीरियडिकल था जो आपके सामने रखा गया, कुछ और बातें कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे छंद की बात करें तो छंद जो लगा है ये मिलेगा अभी आपको, जो घंटा पथ टीका करके लिखा हुआ है इन्होंने दिया है, यहाँ छंद का उल्लेख इन्होंने किया है, ऊपर भी दिया हुआ है।
ध्यान दीजिए, अस्मिन सर्गे, वैसे ने सर्ग का अर्थ दिया है, सर्ग की बात बिल्कुल नहीं करेंगे। अस्मिन पद्य, इस पद्य में वंशस्थ वृत्तम, वंशस्थ छंद है। तत्लक्षणम, उसका लक्षण है जतौ तु वंशस्थम उदीरितम जरौ। ध्यान दीजिएगा, जतौ तु वंशस्थम उदीरितम जरौ। ये जब कभी लक्षण की बात पूछी जाए तो आपसे पूछा जा सकता है, बट लक्षण आपके सिलेबस में नहीं है। लेकिन याद रखिएगा, सवाल क्या बन सकता है, वैसे तो सब जानते हैं वंशस्थ है, लेकिन अगर एक सवाल थोड़ा सा घुमा दे तो 10% में पसीने छूटने लगते हैं, पानी उठा उठा के पीना पड़ता है। बोतल अगर है ना तो एक बार पानी पीना पता नहीं कैसे घुमा देता है। क्या पूछ लेगा, वंशस्थ छंद के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? ध्यान दीजिएगा, 12 वर्ण होते हैं, गिन लीजिएगा। एक एक चरण में 12 वर्ण मिलेंगे आपको। आप कहेंगे ये कैसे, अब गिन लीजिएगा भाई, क्योंकि मैं, देखिए मेरे पास साधन नहीं है, हमारे पास कोई डिजिटल बोर्ड है नहीं, और वो वाला बोर्ड है उसका प्रयोग मैं करूँगा तो कभी व्याकरण के लिए करूँगा, अभी इसके लिए नहीं। आप कहेंगे कब करेंगे, जब परीक्षा खत्म हो जाएगी। देखो भाई, मैं उतना, मेरे पास संसाधन नहीं, मेरा विद्यालय अभी जब तक खुला नहीं तब तक मैं थोड़ा सा फ्री हूँ। फिर भी कोशिश करूँगा कि आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिल जाएगा, फीलिंग जरूर कराऊंगा कि हाँ जो हम देखे थे कुछ लाभ मिला है। ध्यान दीजिएगा। तो एक बात और करते हैं, छंद हो गया। अच्छा, रस की बात कर ले तो कौन सा रस बनेगा भाई, क्योंकि बिना रस के तो काव्य होता नहीं। तो रस की बात कीजिए तो वैसे तो यहाँ पर पूरे काव्य में वीर रस है, लेकिन यहाँ अगर मैं बात करूं तो शांत रस में बात चली, क्योंकि उसे सन्यासी के रूप में डिस्प्ले किया गया है। और यदि अलंकार की बात करें तो हमें वनि वनिचरा पद में श्लेष अलंकार मिलता है, नहीं श्लेष नहीं, यमक। ध्यान दीजिए, कहीं नहीं पढ़ा मैंने इसको कि हाँ पे यमक अलंकार है, लेकिन मुझे साफ साफ दिख रहा है द्वैत वनि वनिचरा। यहाँ वनि और वनिचरा की बात करें तो हमें यमक अलंकार मिलता है। हम लोगों को ना मिले तो बात की बात है। चलिए, जो कुछ भी है तो आज यहीं तक। और हाँ, अब चलते हैं विविधा की तरफ, जो हमने वायदा किया है आपको हम अलग से 20 प्रश्न देंगे। तो आज शुरुआत करते हैं, वो भी आपके टीजीटी के ही अंश से होगा। आज 20 प्रश्न के लिए आप लिखने के लिए तैयार हो जाएं। क्या है, बाणभट्ट का स्थिति काल क्या है? 7वीं शताब्दी। उपलब्ध सबसे पहला गद्य काव्य सुबंधु रचित वासवदत्ता। ध्यान दीजिए, वासवदत्ता, वो रचना जिसका प्रत्येक अक्षर श्लेषमय माना जाता है, ये भी वासवदत्ता है। सुबंध के वासवदत्ता में कौन सी रीति है? तो गौड़ी रीति है। बाणभट्ट की रीति क्या है? पांचाली। गुण कौन सा है? ओज। दंडी का समय बताया गया है 7वीं शताब्दी का अंत, यानी 8वीं शताब्दी का आरंभ। त्रयोदंडी प्रबंधाश्च त्रिश्लोकेश विश्रुता, ये किसने कहा है? त्रयोदंडी प्रबंधाश्च त्रिश्लोकेश विश्रुता, राजशेखर। अंबिका दत्त व्यास को काव्य प्रेरणा किसने दिया था? याद कीजिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। अंबिका दत्त व्यास को घटिका शतक की उपाधि किसने दिया था? तो एक सभा थी, ब्रह्मामृत वर्षिणी। संवत 1938 में, ध्यान दीजिए, संवत 1938 में उनको ब्रह्मामृत वर्षिणी सभा ने घटिका शतक की उपाधि दी। अंबिका दत्त व्यास को भारत रत्न सम्मान कहाँ से मिला था? तो काशी महासभा ने किया था। अंबिका दत्त व्यास शिवराज विजय को क्या मानते हैं? गद्य काव्य। शिवराज विजय में 2 कथाएं चलती हैं, किसकी किसकी? शिवाजी और रघुवीर सिंह की। शिवराज विजय में शिवाजी के कितने वर्षों की कथा है? उनके जीवन के कितने वर्षों की कहानी रखी गई है? 10 साल की। शिवराज विजय में संगीत का जानकार क्या कौन सा पात्र है? तो गौर सिंह है। शिवराज विजय में मुख्यतः वर्णन है, जो नदी आती है, नदी है भीमा नदी। गद्य काव्य के कुल भेद कितने होते हैं? ये आयोग की मूर्खता का परिणाम कई ज्यादा पढ़ने वाले बच्चों ने पिछली बार भोगा था, मैं भी उसी में शामिल था। वास्तव में गद्य के कुल भेद 5 होते हैं।
और वहाँ दो भेद मुख्य मान करके कथा और आख्यायिका और सबको उधर बाहर कर दिया। तो जो ज़्यादा पढ़ ले उसके भी लोग दुश्मन हैं। कुल मिलाकर के नसीब का अहम रोल होता है। अभी गद्य के पांचों भेद जानना है तो जान लीजिए, मुक्तक है, वृत्तिगंध है, उत्कलिका प्राय है और चूर्णक है और एक जो है जहाँ लिखने से छूट गया था, जो हमने लिखा था कि 5 भेद होते हैं। मुक्तक, हाँ, मुक्तक, वृत्तिगंध, उत्कलिका प्राय और चूर्णक, ये 4 मुख्य हैं और गद्य के कुल भेद 5 होते हैं। वहाँ क्या बताया गया था? 2 भेद जो आयोग ने मान लिया, हल्का फुल्का, जो मतलब गाइड वाले लोगों को ज़्यादा सपोर्ट किया आयोग ने। चलिए आगे देखते हैं। शिवराज विजय के नायक आपको पता है शिवाजी हैं। शिवराज विजय के उपनायक कौन है? तो रघुवीर सिंह है। शिवराज विजय बटा हुआ है यानी कि निबद्ध है 3 विराम और 12 निश्वास में। ध्यान दीजिए, अब यहाँ कैसे थोड़ा कठिन कर सकता है। एक एक विराम में कितने कितने निश्वास हैं, कितने निश्वास हैं, अब आप डिवाइड कर लीजिएगा 4 4। तो आज यहीं तक आपके सपोर्ट की आवश्यकता है।